नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन आज हम फिर से शुरू करते हैं। आप अपने लक्ष्य को अपने ध्यान में रखें और मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर आपके हाथ होगी। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 में रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है? तो आसान सा सवाल है, बताइए। नीतू सिंह, मनीषा सिंह, नीना गुप्ता या रीना अग्रवाल? तो इसका सही आंसर आपको पता है कि रामानुजम पुरस्कार 2021 मिला है नीना गुप्ता को, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमीटर परिपथ के साथ अमीटर जो होता है वो किस तरह से जुड़ा होता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर व श्रेणी दोनों में, या उपरोक्त सभी? तो आप बताएं, जो अमीटर होता है वो किस क्रम में जुड़ा होता है? याद रखना, अमीटर हमेशा जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा गया है कि 2021 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला है? बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला है 2021 का? ये बताना है आपको। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, लियोनेल मेसी, लुका मॉड्रिक या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को मिला है 2021 का बैलन डी और पुरस्कार। तो ये आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति तरंगों को कहा जाता है। यानी जो इंसान जितनी आवाज़ इंसान सुन सकता है उससे ज़्यादा आवाज़ को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो बताओ। आपको पता है 3 तरह की तरंगे होती हैं। एक होती हैं अपश्रव्य तरंगे, दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगे और तीसरी होती हैं पराश्रव्य तरंगे। तो इंसान कौन सी तरंगों को नहीं सुन सकता है? तो इंसान नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगों को, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। तो याद रखें। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। यह विश्व बाल दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? यानी कि 2020 का जो बाल दिवस है, 2020 का इसका थीम क्या थी, ये बताना है आपको। तो ये इसका थीम क्या था? तो इसकी थीम थी, विश्व बाल दिवस की थीम थी ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड थी विश्व बाल दिवस की थीम, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। कुछ बातें और देखें। विश्व कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाते हैं। पहली बार इसे 1954 में मनाया गया था, याद रखना। और 2021 के लिए जो विश्व बाल दिवस की थीम थी वो क्या थी? ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। याद रखना, इतनी बातों को कम से कम याद रखें। तो अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ से याद रखें कि एक मुहिम चलाई गई थी बच्चों के लिए। कुछ बातें और बता देता हूँ इस सवाल से मैं आपको। 19 नवंबर यानी 20 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रपति भवन में, कुतुब मीनार में, और जो दिल्ली का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है यहाँ सभी जगह पे नीली रोशनी को जलाया गया था विश्व बाल दिवस के अवसर पर। याद रखें, यूनिसेफ ने गो ब्लू नामक अभियान चलाया था विश्व बाल दिवस पर। आपसे पूछेगा, बताइए विश्व बाल दिवस पर यूनिसेफ ने कौन सा अभियान चलाया था? तो #गो ब्लू नाम का अभियान चलाया था यूनिसेफ ने। कुछ डेट्स याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ। 1 नवंबर को देखें, 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस और आल सेंट डे तथा राज्योत्सव कर्नाटक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 नवंबर को आल सोल्स डे और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं। 5 नवंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को क्या मनाया गया? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को विश्व संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण मनाया गया। 9 नवंबर को
इंकलाब इकबाल दिवस और कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया गया विश्व युद्ध विराम दिवस या स्मरण दिवस या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और देखें कुछ दिवस को, 12 नवंबर को मनाया गया निमोनिया दिवस और गुरु नानक की जयंती। 13 नवंबर को विश्व दया दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस बाल दिवस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, विश्व समय पूर्वतक दिवस और कॉप्ट दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। और 19 नवंबर को क्या मनाया गया? 19 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, सड़क यातायात दिवस और पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस और 29 नवंबर को मनाया गया फिलिस्तीनियों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैंने आपको नवंबर के पूरे दिवस रिवाइज करवा दिए हैं। उम्मीद है एक बार रिवाइज करके दोबारा भी इस वीडियो को देखेंगे और कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से विद्युत चालकता सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम विद्युत चालकता किसमें होती है? आपको पता है सबसे ज्यादा विद्युत चालकता तो होती है चांदी के अंदर और सबसे कम किसमें होगी? एल्यूमिनियम के अंदर। एल्यूमिनियम के तार में सबसे कम विद्युत चालकता पाई जाती है। अगला सवाल, विश्व पुलिस फाउंडेशन भारतीय पुलिस फाउंडेशन यानी इंडियन पुलिस फाउंडेशन के लिए एक सर्वेक्षण में किस राज्य के देश के पुलिस बलों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी भारत में सबसे अच्छी पुलिस कौन से राज्य में है, किस स्टेट की राज्य को सबसे अच्छा चुना गया है आईपीएफ के द्वारा यानी भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। तो भारत की जो सबसे बेहतरीन पुलिस चुना गया है वो चुना गया है आंध्र प्रदेश की पुलिस को, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आंध्र प्रदेश की पुलिस को सबसे बेहतरीन पुलिस भारत के अंदर चुना गया है। अगला सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग सॉल्यूशन विकसित किया है, यानी ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? ये बताइए। यानी कि अब कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी गई जिससे कि कुछ लोग ऑनलाइन भी वोटिंग दे पाएंगे, तो वोट दे पाएंगे। तो ऐसा व्यवस्था कौन से राज्य ने की है? तो ये व्यवस्था किसने की है? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने ई वोटिंग आधारित समाधान को विकसित किया है। अगला सवाल ये रहा, एलपीजी में किसका मिश्रण है? एलपीजी जो आपकी रसोई गैस है, बताओ इसमें किसका मिश्रण होता है? एलपीजी। तो आप समझते हो एलपीजी में दो गैसें मुख्य, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी की मुख्य गैसें हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है आपका, जापान के टोक्यो में 16वें पैरा ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? यानी पैरा ओलंपिक खेलों में जो उद्घाटन समारोह का उसका नेतृत्व किसने किया है? तो ये सवाल तो पेपर में भी पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसका सही आंसर है टेकचंद्र। टेकचंद्र जो है वो भारतीय पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक थे। चलो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आप बताओ टेकचंद्र किस खेल से संबंधित हैं? कौन सा खेल खेलते हैं टेकचंद्र? इतनी बात को आप बताइए, टेकचंद्र कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बताइए। पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी या पॉलिएस्टर? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है बेकेलाइट, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी या पॉलिस्टर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बेकेलाइट एक जो है वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल को अब करते हैं।
ये हो गया आपका सवाल। हाल ही में किस खेल का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है? आज काफ़ी आसान सवाल है आपके लिए। आपके कम से कम इन 45-46 सवालों में कम से कम मुझे उम्मीद है कि आप 40 जरूर सही करेंगे, क्योंकि आसान सा सवाल है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कौन से खेल का नाम बदलकर कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर तो आपको पता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्युत चालकता की इकाई है, यानी जो विद्युत चालकता की इकाई क्या होती? ओम, सीमेंस, ओम मीटर या एम्पियर? बताइए कौन सा सही इसके अंदर? तो इसका सही है, विद्युत चालकता की जो इकाई होती है उसे कहा जाता है सीमेंस। विद्युत चालकता की इकाई का क्या है? सीमेंस, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान सवाल है आज। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए होमवर्क में बताओ कि जो आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से वर्ष में की थी और कहाँ की थी? समझ गए सवाल को? आत्माराम पांडुरंग ने कौन से वर्ष में और कहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? इतने सवाल को आप बताएं। अगला सवाल है हमारा, हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक इतना है? वेग बताना है। बिल्कुल याद रखना, किसी भी चीज का जो अपवर्तनांक होता है, अगर वेग आपको पता लगाना है तो कैसे करते हैं? बिल्कुल आसान सा है, v बराबर c बाई n। क्या है? ये वेग है, c जो है प्रकाश का वेग है, n जो है अपवर्तनांक है। c मतलब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख। ऐसे जब आप करेंगे 3 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख मीटर पर सेकंड, किलोमीटर मीटर पर सेकंड होता है। नीचे 2.5 से डिवाइड कर दें, अपवर्तनांक से भाग कर देंगे। जब इसको आप जीरो हटा के यहाँ दशमलव गए तो 25 गुणे 12 होता है 300। तो देखें 12, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 0 2 3 4 5 6 7 8, जब आप इसको करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस तरह से आप किसी भी चीज का वेग और अपवर्तनांक में संबंध बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं, मिटा दो इसको पहले में। तो हमारा अगला सवाल है ये, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा में कौन सा नहीं आता है? कालीबंगन, रोपड़, लोथल या कपूरथला? तो आपको पता है इसमें से सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है कपूरथला। कपूरथला हड़प्पा की साइट नहीं है। कालीबंगन, रोपड़, लोथल ये तो साइट्स हैं, लेकिन कपूरथला साइट नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बारे में कुछ बातें मैं और बताता हूं आपको। देखिए कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर कालीबंगन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई, इसलिए इसका नाम क्या है? कालीबंगन। यहाँ पर जुताई किए हुए खेत मिले और दफनाए गए दंपति के निशान, यानी पति पत्नी को साथ में दफनाया गया था, इसके भी निशान है। लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। रूपनगर को रोपड़ भी कहा जाता है। यह भारत का पहला हड़प्पा स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। भारत का पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहा जाता है। यह घग्गर और हकरा नदी के बीच में स्थित है। इतनी बातों को कम से कम याद रखें। चलो ये बताओ मुझे, हाल ही में भारत में किसी हड़प्पा के स्थल को यूनेस्को की धरोहर श्रेणी में जोड़ा गया है, उस साइट का नाम क्या है? क्या मुझे आप बता पाएंगे? जो भी लोग मेरे सवाल का सही आंसर देंगे मैं उनका वीडियो में नाम लूंगा और बताऊंगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल हो गया ये, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? बताइए ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ताजे पानी की जो हमारी झील है उसका नाम है बुलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बुलर झील हमारे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी ऑप्शन क्या हो गया?
ऑप्शन नंबर 3। कुछ बातें और जानना यहाँ से देखें। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा जिला है, वहाँ पर यह बुलर झील स्थित है। इसे महापद्म सागर के नाम से, सार के नाम से भी जाना जाता है। बुलर झील को याद रखना। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। झेलम नदी से बुलर झील में पानी जाता है, इतने याद रखना। इतनी बातों को कम से कम याद रखें। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, इसको मिटा दूं मैं। तो हमारा अगला सवाल हो गया ये, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत आसान सवाल है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट में बताएं। जो लोग भी मेरे सही सवालों का जवाब देंगे उनको मैं अगले वीडियो में उनके नाम को इंक्लूड करता जाऊंगा। तो बताइए, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बताना है। अगले सवाल पे आते हैं हम। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, बताइए। तराइन की पहली लड़ाई 1091 में, दूसरी 1092 में। तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, दूसरी और पहली दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया इसका सही आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो गया ये, रक्त की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। सिंपल बताइए, लाल रंग, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये बताना है। तो आसान सा सवाल है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है ये, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? पहला पुराण कौन सा है? हिंदू धर्म में 18 पुराण है, उसमें से पहला पुराण कौन सा है? तो बताएं, याद रखें। सबसे पहले विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया था, उस अवतार का नाम था मत्स्य अवतार, मछली का अवतार लिया, इसलिए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन पुराण है, इस बात को याद रखें। ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? यानी जो वृद्धि हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? तो वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं? पीयूष ग्रंथि से, यानी सही आंसर कौन सा है इसका? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स बनते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है ये, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कुछ बातें और जान लो। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजेश्वर मंदिर भी, राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह शिव को स्थित है और यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना, यह कावेरी नदी के डेल्टा के किनारे स्थित है। इसको चोल वंश के सम्राट राजा चोल प्रथम ने 985 से लेकर 1014 तक बनवाया था। इतनी बातें आप याद रखें। और 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की धरोहर श्रेणी में भी जोड़ा गया था। इतनी बात को याद रखें। और हाँ, एक बात याद रखें, ग्रेनाइट का बना हुआ, ग्रेनाइट पत्थर होता है, आपको पता है, ग्रेनाइट का बना हुआ एकमात्र मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है भारत के अंदर में, वो मंदिर भी है बृहदेश्वर मंदिर। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, काफ़ी कुछ सीखेंगे आप। अगला सवाल है हमारा। तो अगले सवाल पे आते हैं। ये हमारा अगला सवाल, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो बताइए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये आपका सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो ये है, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, ये बताओ आप। तो बताएंगे, नर्मदा, टोंस, बेतवा या गोदावरी? तो बताइए, अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो, क्या ठीक है? अच्छा, बता सकते हो तो ये बताओ कि अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है? क्या और भी कोई नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? जरूर बताएं आप। अगला सवाल नहीं पता हो तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगला सवाल है हमारा ये, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखा था? परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में किसने रखा था, ये बताना है। तो द्रव्यमान के क्रम में रखा था दिमित्री मेंडलीव ने। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमानों के अनुसार काम करती थी। समझ गए? यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला सवाल है
ये बताएं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड द डिकेड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी, यानी ऑप्शन नंबर 3, MS धोनी को ये अवार्ड दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है, ये लार में युक्त पाचक एंजाइम लार युक्त एमाइलाइज से किसका पाचन शुरू करते हैं? लार जो होता है एमाइलाइज की सहायता से किसको पाचन करता है? याद रखो, भोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? लार के माध्यम से एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है बताओ? बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल में, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो याद रखें। कुछ बातें मैं और बताता हूं, कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो आप याद रखें, जैसे झारखंड। झारखंड में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। वहीं छत्तीसगढ़ में अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, नामित जंगली भैंस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। वहीं बिहार के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगाटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब के सब कहाँ पे स्थित हैं? तो ये हैं बिहार के अंदर। तो इतने को आप और याद रखें। नेक्स्ट सवाल हमारा है, तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? प्लांट हार्मोन्स कौन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो बताइए पौधों का हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? कोशिका के विभाजन में मदद करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा ये सवाल है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कौन सा देश करता है, ये बताएं। तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? मक्का का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? कौन सी ग्रंथि? तो ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है ये, भारत में कितने रामसर साइट हैं? 41, 47, 43 या 46? तो भारत में कुल कितने हो गए हैं रामसर साइट? तो भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 47। चलो बताओ सबसे नया रामसर साइट कौन सा है? हाल ही में जोड़ा गया था, उत्तर प्रदेश का है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब बताइए सबसे नया रामसर साइट कौन सा है जो जोड़ा गया था? भारत में अब टोटल कितने हो गए हैं? 47। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो ये हमारा है अगला सवाल, ये बताओ आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? यानी जब आयोडीन टेस्ट जांचा जाता है तो उसमें किस चीज का पता लगता है आयोडीन टेस्ट में? तो याद रखें आयोडीन टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट का पता लगता है। कार्बोहाइड्रेट की जांच करवाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आयोडीन टेस्ट, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो इतने को याद रखें। नेक्स्ट सवाल पे आए। तो आपका नेक्स्ट सवाल ये है, ये याद रखें आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी सफलता के करीब होंगे। इसीलिए जब भी कुछ पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ें, पूरे वीडियोज़ को देखते रहें और पूछे गए क्वेश्चन के आंसर दें। ना हो तो उसमें कमेंट में लिखें, जिससे कि आपको मैं बताऊंगा या कोई और भी देखेगा तो वो भी आपको बताएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता था? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता था? तो आपको पता ही है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। चलो आपको होमवर्क देता हूं, बताइए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? ये बताइए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? ये बताएं आप। समझ गए? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
तो हमारा अगला सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक क्या है? इसमें से कौन सी चीज है जो आपको दिख रही है प्राकृतिक? बैकेलाइट, सिल्क या रेशम, केवलर या लेक्सॉन? बिल्कुल आसान है। तो इसमें से जो रेशम होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक होता है। अगले सवाल पे आते हैं। ये हमारा अगला सवाल, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसने जीती थी? ये बताना है। ऑरेंज कैप किसने जीती 2020 में? तो ऑरेंज कैप जीती थी केएल राहुल ने। केएल राहुल ने ऑरेंज कैप जीती थी। क्या आप बता सकते हैं कि पर्पल कैप किसने जीती है? मैं आपसे से ज़्यादा सवाल क्यों पूछता हूं? मैं चाहूं तो इनके आंसर आपको दे सकता हूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप अपने दिमाग पे जोर डालें और उसको फिर से रिवाइज करें। तो बताइए, ये बताना है आपको पर्पल कैप किसने जीती थी, क्योंकि जो ऑरेंज कैप है वो किसने जीती है? केएल राहुल ने। तो अगला सवाल क्या है हमारा, ये बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? ये भी आपका क्या है? होमवर्क है। मैं कम से कम 10 से 15 सवाल आपको होमवर्क इसीलिए देता हूं कि आप अच्छे से तैयारी को करें। तो बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका होमवर्क है। मैं अगला सवाल बताता हूं आपको। तो ये है आपका अगला सवाल, मेथेनॉइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? मेथेनॉइक अम्ल किसे कहा जाता है इसमें से बताइए? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? मेथेनॉइक अम्ल का दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? ये पायस, सिंपल याद रखो, पायस पूछ रहा, बताओ पायस क्या होता है? पायसन में क्या होता है? जब दो तरल पदार्थ मिलते हैं तो उसे कहा जाता है पायस। समझ गए? तो जब दो पदार्थ मिले, तरल पदार्थ हो, उनको क्या कहते हैं? पायस। केमिस्ट्री का ये सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका साधारण नाम चिली साल्ट पीटर है? बताइए, चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? क्योंकि ये चिली नामक देश में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है चिली साल्ट पीटर। तो चिली साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? चिली साल्ट पीटर के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र मतलब तांबा या कॉपर जिसको कहते हैं। कॉपर परमाणु के मामले में परमाणु भार 64 है और परमाणु संख्या 29 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ये हो गया आपका भाई कॉपर, एक मिनट, तो ये हो गया कॉपर, कह रहा ये तो हो गया भाई 64, ये हो गया 29। तो आप मुझे बताएं न्यूट्रॉनों की संख्या। जब भी निकालना हो तो इसमें से परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, पता लग जाएगा। यानी 64 में से आप 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा 14 में से 5 की 9, यानी 5 यानी कि 35 बचा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, आप परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दें, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, यह आज आपका लास्ट सवाल होगा। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो बताइए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सवाल भी मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। बहुत आसान से सवाल हैं, ऐसे सवालों को मैं उम्मीद रखता हूँ आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या है? कमेंट में लिखिए और आपकी क्या क्वेरीज हैं वो भी लिखिए। चैनल को जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं लेकिन अभी वो मिल नहीं पाई हैं। तो कोशिश करना कि चैनल को सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही एक बार वीडियो को देख लिया करें, उसके बाद रिवाइज भी कर लिया करें, जिससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।